एक तरफ तो ए.आर. रहमान खुद को बॉलीवुड में कम्युनल बायस का शिकार बता रहे हैं। Past 8 years maybe because the power shift has happened. People who are not creative have the power now. And might have been a communal thing also. यानी कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल पा रहा है। डायरेक्टली नहीं लेकिन सटल तरीके से वो यही मीन करते हैं। हाँ, बाद में उन्होंने एक क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट भी दिया, लेकिन इट वाज मोर ऑफ अ डैमेज कंट्रोल मेजर। I understand the intentions can sometimes be misunderstood. तो क्या बॉलीवुड वाकई में कम्युनल है? आखिर ए.आर. रहमान के इस कम्युनल स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है? सच कहूं तो 100%। ए.आर. रहमान जो बॉलीवुड के कम्युनल होने की बात कर रहे हैं वो 100% सच है। बस फर्क इतना है कि कम्युनिटी दूसरी है। लेकिन अभी पिछले 7-8 सालों में एक नैरेटिव शिफ्ट देखा जा रहा है। Past 8 years maybe because the power shift has happened. कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, पद्मावत, छावा, धुरंधर जैसी फिल्मों ने ऑडियंस को एक फ्रेश नैरेटिव दिया। जहां 90s की फिल्मों में, और ए.आर. रहमान की फिल्म की बात करते हैं, ए.आर. रहमान की फिल्म बनी थी कश्मीर के मुद्दे पर रोजा, जिसमें पंकज कपूर के कैरेक्टर को एक आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उसके बावजूद उसे फुल ऑफ ह्यूमन इमोशंस के साथ परसा गया था। उसका दिल इतना बड़ा था, इतना इमोशन से भरा था कि लास्ट मिनट में वो हीरो को मारने के बजाय छोड़ देता है। काश असलियत में भी कुछ ऐसा ही होता। बॉलीवुड में आतंकवाद को हमेशा से एक एक्शन का रिएक्शन बताकर जस्टिफाई किया गया है, और सिर्फ रोजा ही क्यों, फिजा, फना, हैदर, लम्हा, अनवर और ऐसे तमाम एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर फिल्म के मेन लीड को अगर इस तरीके के एक एक्सट्रीमिस्ट कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है तो उसे जस्टिफाई करने के लिए हमेशा से एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि हीरो और उसकी फैमिली पर इतने जुल्म किए गए कि वो हथियार उठाने पर मजबूर हो गया। एजेंट विनोद और पठान जैसी मूवीज में रॉ और आईएसआई एजेंट्स को आपस में रोमांस करते हुए दिखाया गया। राजी फिल्म में इंडियन एजेंट को रोते और एक डिप्रेस्ड स्टेट में दिखाया गया, और पाकिस्तानी आर्मी जिसे विकी कौशल के कैरेक्टर के थ्रू पोर्ट्रे किया जा रहा था उसे बहुत ही इमोशनल तरीके से प्रेजेंट किया गया। लेकिन इन सब का ए.आर. रहमान की कंट्रोवर्सी से आखिर क्या लेना देना है? एक्चुअली है, जैसा कि ए.आर. रहमान खुद कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में एक पावर शिफ्ट देखा गया है। Because the power shift has happened. And some movies are made with a bad intention. But definitely I think people are smarter than that. जी हाँ, ऑडियंस अब स्मार्ट हो गई है और कौन सा नैरेटिव सही है और कौन सा गलत, ये फर्क बहुत अच्छे से समझने लगी है, और इसी वजह से इन सबको प्रॉब्लम हो रही है। जब रॉकस्टार में जनार्दन जब तक भजन कीर्तन कर रहा था उसकी लाइफ वेस्ट दिखाई गई, लेकिन जब वो दरगाह में जाकर कुन फाया कुन गाने लगा उसकी लाइफ का उसे मीनिंग समझ में आया, और तब जाकर वो जनार्दन से जॉर्डन बनकर चमका। लेकिन तब ए.आर. रहमान को ये फिल्म डिवाइसिव नहीं लगी, बॉलीवुड कम्युनल नहीं लगा, पर छावा जो एक ग्रेट मराठा वॉरियर की स्टोरी पर है वो फिल्म इनको डिवाइसिव फिल्म लग रही है। Said you're very proud of the soundtrack of Chava and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. वैसे ए.आर. रहमान पर इससे पहले भी कम्युनल इल्जाम लगते रहे हैं। तमिल पोएट पेरई सुदन ने ईयर 2020 में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो ए.आर. रहमान से मिलने उनके घर गए तो उनकी माँ ने पेरई सुदन से साफ साफ कह दिया कि वो तिलक लगाकर उनके घर में एंट्री नहीं ले सकते, उसे मिटा कर ही अंदर आ सकते हैं। तब ए.आर. रहमान को इसमें कुछ भी कम्युनल नजर नहीं आया, क्योंकि जब तक बात इनकी चल रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब जब पासा पलटते हुए नजर आ रहा है तो इन्हें वही बॉलीवुड कम्युनल लग रहा है। और यहाँ वो लोग भी जो बदलते जमाने के साथ अपनी जुबान और जज्बात भी बदलने लगे हैं, उनका भी स्पेशल मेंशन करना जरूरी है। ये यूनिवर्स, ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी, उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयां ले रहा था। आजकल खुद को एथिस्ट बनाकर गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब जावेद अख्तर ने सलीम खान के साथ मिलकर ऐसी फिल्में लिखी जिनमें इंटेंशनली एक कम्युनिटी को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर दिखाया गया, और ये सब इतने सटल तरीके से किया गया कि आज तक किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। Now let me give you some examples. 1975 में सलीम जावेद ने एक फिल्म लिखी थी दीवार, जिसमें बिग बी का कैरेक्टर भगवान में नहीं मानता था। आज भी उसका डायलॉग कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम सबके दिमाग में रजिस्टर है। Now since जावेद अख्तर आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज एन एथिस्ट, तो हो सकता है कि उन्होंने विजय के कैरेक्टर को भी उसी नजर से देखा, लेकिन फिर इसी मूवी में विजय इज प्राउडली सीन वेयरिंग बिल्ला नंबर 786। आखिर ऐसा क्यों? और ये 786 वाला बिल्ला आगे चलकर कुली फिल्म में भी खूब भुनाया गया। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का, और नाम है। सलीम जावेद की एक और सुपरहिट फिल्म है जंजीर, जिसमें शेर खान का कैरेक्टर जिसे प्राण ने प्ले किया था उसे एक नेगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया। वो हर तरीके के गलत काम करते हुए दिखाया गया, लेकिन एक ईमानदार और सच्चा, बातों का पक्का और लॉयल पठान।
कुछ इस तरीके से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया गया कि पुलिस का जो कैरेक्टर है वो भी इसके आगे कमजोर दिखाया गया। हवलदार, शेर खान को बाहर छोड़ दो। जरूरत नहीं, शेर खान खुद आया था, खुद चला जाएगा। और ये एक दो नहीं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां सिर्फ एक कम्युनिटी के फेथ को क्वेश्चन किया गया और दूसरी के फेथ को सुपीरियर दिखाया गया। मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। कानून और पुलिस से भागा हुआ मुजरिम डाकू भवानी सिंह। हमारा नाम काली है और जवान भी काली है हमारी। हम जो कह देते हैं ना वो हो जाता है। अजी स्वामी जी, आपका दिमाग नहीं बड़ा कंप्यूटर है। मैं मेरा रुतबा बढ़ाने और केंद्रीय मंत्री बनवाने का प्लान क्या खूब बनाया था। पेट चढ़ाओ, बातें बंद करो। बधाई हो ताऊ जी। और अगर आपको लगता है कि बस पहले की मूवीज में ही ऐसा होता था तो ऐसा नहीं है। आगे 90s और 2000 में भी ऐसे कई रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। समझा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। तुम्हारे ऊपर भी कौन भगवान है का? कहाँ है? फिल्म कुछ कुछ होता में शाहरुख खान की बेटी के कैरेक्टर को नमाज अदा करते हुए दिखाया गया, जबकि उसके माँ बाप दोनों ही इस फिल्म में हिंदू है। खुदा की रहमत का सुना था, आज देख भी लिया। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। फिल्म मैहुना के वक्त फराह खान वेंट ऑन रिकॉर्ड टू से कि उन्होंने जानबूझकर अपनी फिल्म में एक हिंदू को आतंकवादी दिखाया, और वो भी एक फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने फिल्म में एक विलन जो एक आतंकवादी है उसे मुस्लिम दिखाए। तो ए.आर. रहमान इज परहैप्स राइट कि बॉलीवुड कम्युनल है बट कम्युनिटी अलग है। तो आज के इस वीडियो में बॉलीवुड के इसी पाखंड के पिक्चर का पर्दाफाश करेंगे और एक्चुअल में समझेंगे कि क्या ए.आर. रहमान वाकई में टारगेट किए जा रहे हैं या ही हैज एक्चुअली लॉस्ट द प्लॉट। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। अपने इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने कहा कि पिछले कुछ सालों से उन्हें काम मिलना बॉलीवुड में काफी कम हो गया है और इसकी वजह शायद उनका एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना है। लेकिन अगर ए.आर. रहमान की फिल्मोलॉजी पर एक बार नजर डाले तो आपको एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वर्कलोड दिखाई देगा। 90s और अर्ली 2000 की बात छोड़ दे, क्योंकि वो दौर था जब हर दूसरा गाना उन्हीं का हुआ करता था। रहमान ने पिछले 7-8 सालों की बात की है, तो हम बात करेंगे ईयर 2015 से लेकर 2025 तक, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स की। और अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो ए.आर. रहमान ने यहाँ पे टोटल 26 फिल्मों में काम किया है। अब तो रामायण भी वो कर रहे हैं विच रिप्रेजेंट्स हिंदू बिलीव्स। और यहाँ पर मैं सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात कर रही हूँ, बिकॉज रीजनल और साउथ की अगर हम फिल्में मिला दे तो इसकी लिस्ट और भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट किया है, तो सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों की बात करेंगे। अब इसी को कंपेयर करते हैं बॉलीवुड के दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ। सलीम सुलेमान, जो बॉलीवुड के एक और एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने ईयर 2015 से 2025 तक टोटल 15 फिल्मों में काम किया। विशाल और शेखर ने पिछले 10 सालों में टोटल 17 फिल्में की, और बाकी के म्यूजिक डायरेक्टर्स का भी काम आपको इसी रेंज में मिलेगा, यानी ज्यादा 20 या 25 फिल्में 10 साल में। अब इसे ए.आर. रहमान की ये बात कि उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल पा रहा है, ये तो सही नहीं लग रही है। और रही बात कम्युनल की, तो इसी इंटरव्यू में वो खुद कह रहे हैं कि जब छावा के मेकर्स उनके पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि Why me? The director, I told him, like, why do you need me for this? यानी मैं तो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मुझे इस फिल्म के म्यूजिक के लिए आप क्यों चूज कर रहे हैं? इससे यही पता चलता है कि बॉलीवुड से ज्यादा कम्युनल फीलिंग्स तो इनके खुद के अंदर है। अब फिल्म में गाना भी दे दिया, फिल्म बन भी गई, सबने तारीफ भी की, लेकिन ये इसके बाद भी इंटरनेशनल मीडिया में जाकर इसे एक डिवाइसिव फिल्म बता रहे हैं। अपनी ही फिल्म की खुद बुराई कर रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि वो दूसरे से काम नहीं मांगने जाते, वो वही काम करते हैं जो खुद काम चलकर उनके पास आता है। I'm not in search of work. I want work to come to me. और इस हिसाब से तो इनके पास काफी काम आया है सिर्फ बॉलीवुड से ही। बॉम्बे, रंगीला, रोजा, दिल से, ताल, युवा, गजनी, एक वक्त था जब ए.आर. रहमान जिस चीज को भी छू लेते थे वो सोना बन जाती थी। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि लास्ट एक डेकेड में ए.आर. रहमान ने गाने तो बहुत दिए, लेकिन उनके रीसेंट टाइम्स के किसी भी गाने में वो मैजिक नहीं दिखा। पिछले 7-8 साल में उनका ऐसा कोई भी गाना नहीं आया जो ऑडियंस के दिमाग में बस जाए। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ए.आर. रहमान ने खुद को बदलते वक्त के साथ नहीं बदला। अब वैसे तो काफी टाइम से बॉलीवुड में क्रिएटिव बैंकरप्सी चल रही है, यानी कि क्रिएटिविटी की कमी सी महसूस हो रही है, जो स्टोरीज, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के साथ साथ अब म्यूजिक में भी दिख रही है।
पुराने गानों को रिसाइकल करना, उसका रीमेक बनाकर उसको दोबारा परसना। गाने जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी ऑडियंस के दिमाग से भी निकल जाते हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और सोलो सॉन्ग्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। और अगर बात करें ए.आर. रहमान के गानों की, तो उनके सब गाने इस वक्त एक तरीके के और रिपीटेटिव साउंड करने लगे हैं। आज की जेनजी जहां शाश्वत सचदेव और सचिन जिगर और मिथुन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से खुद को रिलेट करती है, वहीं पर ए.आर. रहमान का म्यूजिक काफी कॉम्प्लेक्स बीट और लेयर्ड मेलोडीज पर बेस्ड होता है। और आजकल के इंस्टेंट हुक और 15 सेकंड के रील्स वाली ऑडियंस को ये अपीलिंग नहीं लग रहा है। प्लस बॉलीवुड कभी ए.आर. रहमान का मेन फोकस था ही नहीं। उनका हमेशा से साउथ और ग्लोबल सिनेमा पर फोकस रहा है। और जहां तक बात बॉलीवुड की है, तो ए.आर. रहमान की बॉलीवुड को लेकर कोई पहली कंट्रोवर्सी नहीं है। ये 2006 में फिल्म ओम शांति ओम जब बन रही थी, तो पहले रहमान इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले थे, लेकिन उन्होंने टी सीरीज को इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचने से साफ साफ मना कर दिया। अक्सर म्यूजिक राइट्स को लेकर म्यूजिक लेबल्स पर मोनोपोली और डोमिनेंस के एलिगेशंस लगते रहे हैं, जिस वजह से उन्हें म्यूजिक माफिया बुलाया जाता है। तो क्या है म्यूजिक माफिया का खेल, और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो चाहे तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे देख सकते हैं। तो फिल्म ओम शांति ओम से रहमान का एग्जिट और टी सीरीज के साथ डिसएग्रीमेंट एक बड़ी वजह बनी ए.आर. रहमान के इंडस्ट्री से दूरी की। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि बॉलीवुड में कुछ लोग उनके खिलाफ गैंग अप हो गए हैं। I don't say no to good movies, but I think there is a gang which I think due to misunderstanding are spreading some false rumors. और इसमें उन्होंने क्लियरली म्यूजिक लेबल्स का जिक्र किया था। Like I don't want to name anybody because you have the power to have a music company or anything. You can't just do whatever you like because you have the power. तो सारा इशू म्यूजिक लेबल्स और म्यूजिक राइट्स से जुड़ा है, ना कि कम्युनल या डिवाइसिव माइंडसेट से। ए.आर. रहमान इस वक्त अपने म्यूजिक को और बेटर बनाने की जगह उसे कम्युनल थिंग बनाकर अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बॉलीवुड कम्युनल है तो ये कोई पिछले 7-8 साल में नहीं हुआ। एक अरसे से बॉलीवुड अपनी कम्युनल सोच को प्रोपोगेट करता हुआ चला आ रहा है। अब ये बात तो तय है कि बॉलीवुड में एक्टर्स या फिल्म मेकर्स के बीच में कोई कम्युनल बायस नहीं है। यहाँ पे सब आपस में दोस्ती करते हैं, हिंदू मुस्लिम में शादियां होती हैं। लेकिन ये भी सच है कि बॉलीवुड में ज्यादातर जो फिल्म मेकर्स, राइटर्स और लिरिसिस्ट रहे हैं, वो ज्यादातर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के रहे हैं। कमाल अमरोही, महमूद खान, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, रजा मेहंदी अली खान, नौशाद और आगे चलकर गुलजार, जावेद अख्तर, सलीम खान भी इसमें शामिल हुए। कई तो प्री पार्टीशन एरा में पाकिस्तान से बॉम्बे आ गए, क्योंकि इंडस्ट्री मेनली बॉम्बे में थी। तो पार्टीशन के बाद भले ही दिल ना करे, लेकिन पापी पेट के खातिर सबको यहाँ रहने का फैसला करना ही पड़ा और हिंदुस्तान को चुनना पड़ा। और ये सारे ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्टोरी टेलर रहे हैं। पोएट्री और बॉलीवुड में उर्दू डोमिनेंस का इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता कि आज भी बॉलीवुड में ऐसे कई राइटर्स हैं जो हिंदू होते हुए भी जिन्होंने अपना मुस्लिम साउंडिंग पेन नेम चूज किया हुआ है। इन लोगों ने अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपनी आइडियोलॉजीज को अपनी राइटिंग और फिल्मों के थ्रू प्रोपोगेट किया। इनके ऑडियंस ने वो देखा जो ये दिखाना चाहते थे, और ये इन्फ्लुएंस कई डेकेड्स तक बॉलीवुड में ऐसे ही चलता रहा, अनलेस इन रीसेंट टाइम्स जहां दूसरी साइड के लोगों ने भी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बतानी शुरू कर दी। बट अ लॉट ऑफ डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। लोगों की सोच को काफी हद तक ट्विस्ट और बदला जा चुका है। जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में माइनॉरिटीज के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके उलट हमारे देश में आज भी मेजॉरिटी खुद को अपने ही रिलीजन से एसोसिएट करने से कतराती है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है बॉलीवुड, जहां पूजा पाठ और तिलक वाले कैरेक्टर्स को हमेशा पाखंडी, विलन या कॉमिक कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। हिंदू के अपीयरेंस का मजाक उड़ाया गया है। पूजा पाठ करना इज डाउन मार्केट, कुछ ऐसा बताया गया है। और इस चीज से हमारे बॉलीवुड वाले भी अछूते नहीं हैं। मैं पहले टीका पहनती थी, मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे। पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, इतना शर्माना क्यों। भजन कीर्तन इज एलिस बट सूफी इज रूहानी एंड सोलफुल, ये बताकर बेचा गया है। सूफी तो म्यूजिक होता ही नहीं है, सूफी तो थॉट होता है। ये अभी एक वो चल गया है कि सूफी म्यूजिक सिर्फ किसी गाने में अल्लाह मौला डाल के सूफी नहीं बनता वो। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप एक चोमू किस्म के इंसान हैं, लेकिन एथिस्ट होना वो काफी कूल है। We're definitely more polarized. Okay. I think as a nation, we did not have a religious identity before. You don't know who you are. अगर आप राइट विंग हो तो अगेन आप एलएस हो, और अगर आप लेफ्ट विंग हो तो आप प्रोग्रेसिव हो। अपने ही रिलीजन को बॉयकॉट करना इज अ कूल थिंग। With Jesus, I'm a hero. Without Jesus, I'm a zero. If you have a problem, tell it I have a big God.
Don't tell God I have a big problem. और अब जब कुछ लोग छुपते छुपाते नहीं बल्कि ओपनली सामने आकर अपने रिलीजियस बिलीफ्स एंड थॉट्स को बिना हिचकिचाहट के, बिना शर्म के एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी कहानियों पर फिल्म्स बना रहे हैं, तो ए आर रहमान जैसे लोगों को एकदम से बॉलीवुड कम्युनल लग रहा है, क्योंकि शायद अब इन्हीं की भाषा में इन्हें जवाब देने वाले लोग मैदान में उतर आए हैं। हमारे टॉप मोस्ट एक्टर्स हमेशा से माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑडियंस ने कभी भी इनके रिलीजन को देखकर इनकी फिल्मों को चूज नहीं किया है। किस तरह से माइनॉरिटी का डोमिनेंस ये लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों में सोच भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उन्हीं देशों की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। Personally, none of the Pakistanis and Indians have problems with each other. पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, कितने सारे अटैक्स हुए, तो this is not even in control of Pakistan. मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने की? और फिर कुछ ऐसे सी लोग हैं जो सालों से जहर उगल रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें किसी ने भी कम्युनल नहीं बोला, इनके स्टेटमेंट को डिवाइसिव नहीं बोला गया। ये बहुत लंबी लड़ाई है, वो दौर आ गया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया था, इस्लाम आपके हाथ में जलता हुआ कोयला बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बॉलीवुड कम्युनल है तो ए आर रहमान भी उसी सोच का हिस्सा है। वंदे मातरम, जय हो, भारत हमको जान से भी प्यारा है, स्वदेश, रंग दे बसंती और ऐसे तमाम आपके गानों को प्ले करने से या प्यार करने से, पसंद करने से पहले आपके ऑडियंस में से किसी ने नहीं सोचा कि ये गाने एक मुस्लिम ने बनाए हैं, कि वाई ए आर रहमान। लेकिन आपने छावा फिल्म करने से पहले मेकर से ये जरूर पूछा, why me? The director, I told him, like, why do you need me for this? Like, why do you need me for this? And that speaks a lot about your hypocrisy. तो ये था आज का एपिसोड। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस फियास्को? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि सच बोलने के लिए सपोर्ट की हमेशा जरूरत होती है। मिलते हो नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी के साथ, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।